हमारे साथ अम्बरीश बालिगा साहब जुड़ चुके हैं। अम्बरीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो सर, क्या चल रहा है बाजार में? इतनी वोलेटिलिटी, इतनी आशंका, इतनी अनिश्चितता तो 2008 में नहीं रही। कोरोना के टाइम पे भी पता था कि हाँ ठीक है, मंदी आ रही है। को 2008 में भी पता था मंदी आ रही है। यहाँ तो हर रोज एक नया सरप्राइज मिलता है। फार्मा एग्जम्प्ट हो गया, कल फार्मा के ऊपर एक नया स्टेटमेंट आ गया, फिर फार्मा दवाओं में रात में कल हमने देखा कितनी वोलेटिलिटी देखने को मिली। एक तरफ से आया कि 90 दिन का जो है टैरिफ को जो है हटा दिया गया है, फिर आया कि नहीं, व्हाइट हाउस से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतनी कंफ्यूजन क्यों सर, और कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? यदि राजा ही वोलेटाइल है तो क्या करें। हम्म। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि ट्रम्प साहब आएंगे तो थोड़ा बहुत और भी स्टेबिलिटी होगा, मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। आई मीन इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इतना वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और अनसर्टिनिटी देख रहे हैं। और ये पहली बार ऐसे है कि एवरीवन इज लुकिंग एट यूएसए, जहाँ पे काफी स्टेबिलिटी रहता था इतने डिकेड से। अभी बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज देयर इज क्लियर अनसर्टेनिटी। और वहां भी देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएस में अगेंस्ट द ट्रम्प टैरिफ्स। और बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स क्लियरली जो सप्लाई लाइंस है वो डिस्टर्ब शायद 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 होंगे आगे जाके। एंड वी रियली डोंट नो एज टू विच डायरेक्शन दिस ट्रेड वॉर्स विल टेक। पर फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव मैं ये बोलूँगा कि इट इज़ डिसेंटली पॉजिटिव एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं। उनके अगेंस्ट आई थिंक वी आर बेटर प्लेस्ड। एक है जो अपने ट्रीटीज जो 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 टैरिफ्स लगाए हैं, दैट इज लोअर देन आवर कंपटीशन, स्पेशली चाइना, बांग्लादेश। बांग्लादेश स्पेशली टेक्सटाइल्स के तरफ से, एंड द अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनसे हम लोग का जो टैरिफ्स है वो कम है। सेकेंडली, इंडिया बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ स्लाइटली मोर कैश इन हैंड एंड बेटर मानसून्स अगेन एक्सपेक्टेड दिस ईयर, हम लोग का जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, तो वी मे नॉट रियली गेट अफेक्टेड एज मच। और दूसरा जो बात है, लास्ट वीक यूएस से एक ट्रेड डेलीगेशन आया था फॉर अ ट्रेड अंडरस्टैंडिंग। तो शायद इंडिया एक ही एक कंट्री होगी जिसके साथ एक ट्रेड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जल्दी यूएस के साथ। सो दैट अगेन विल बी पॉजिटिव। अभी आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, तो इन दैट एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो श्योर है, यदि 50 बेसिस पॉइंट्स भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इश्यूज विच आर देयर राइट नाउ, तो वो भी शायद पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव मैं बोलूंगा आई थिंक वी आर बेटर प्लेस्ड। तो ये जो हम लोग ने मेजर करेक्शन देखा था, इस करेक्शन में पैनिक करने के बदले पीपल शुड बी ब्रेव, लुक टू बाय। सर, इस गिरावट में जैसे कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं सर। एक व्यू ये आ रहा है कि नहीं, बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल है, बाज़ार से पूरी तरीके से दूर हो जाइए, हफ्ते 10 दिन तक दूर रखिए, एक बार जब क्लैरिटी आ जाए फिर बाज़ार में एंटर कीजिए। एक हमारे पास दर्शकों के जो सवाल आते हैं लाइव शो में, वो लगातार ये आ रहे हैं कि सर 4 लाख रुपए हैं, अभी तुरंत लगा दें क्या? इस गिरावट में बहुत अच्छे शेयर मिल रहे हैं, क्या पैसे लगाने चाहिए? इन दो के बीच में से क्या सही रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि आज लें तो कल हो सकता है और 10% सस्ता मिल जाए शेयर। तो इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन सा है। जैसे अब कल, आज ये कल शाम तक नहीं क्लियर था कि आज इतनी तेज, आज सुबह रिकवरी आएगी, वो लेट नाइट जा करके क्लियर हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? नहीं, देखिए, ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडर्स आज लेते हैं कल बेचते हैं, और कल क्या होने वाला किसी को पता नहीं है। पर यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, देन रियली विद इंडिया शायद आई मीन यू मे नॉट रियली गो रॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये करेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करीब 16-17% गिर चुका है फ्रॉम द टॉप। यदि हम लोग देखें 26,000 प्लस का निफ्टी था सितंबर एंड में, एंड नाउ वी आर क्लोजर टू 22,000, तो 16-17% का ड्रॉप है। और इस ड्रॉप के साथ काफी अच्छे शेयर्स भी करीब 30-40-50% गिरे हैं फ्रॉम देयर आई मीन रिसेंट हाइज। और वैल्यूएशंस डिसेंटली अट्रैक्टिव हो चुके हैं एट दीज लेवल्स। तो यदि इस लेवल पे नहीं लेंगे तो आप शायद वेट करते रहोगे फॉर लोअर लेवल्स, शायद लोअर लेवल मिले नहीं और वहां से बाउंस बैक आ जाए। सो व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद वैल्यूएशन तो आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास जितना पैसा है, फॉर एग्जांपल आपने एक दर्शक के बारे में बोला उनके पास 4 लाख है कैश, तो 4 लाख एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
एट पॉसिबली एट दीज लेवल्स 2-2.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए, 1.5 लाख शायद साइड में रखना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बॉटम कहाँ पे है। 22,000 शायद बॉटम नहीं हो, 21,800 जो हमने देखा है वो शायद बॉटम नहीं हो, वहां से और एक 500,000 पॉइंट भी गिर सकता है। तो बिल्कुल। गिरे तो एट दोज लेवल्स यदि और कुछ लाइक फंडामेंटली यदि ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं आए, सेंटिमेंटली यदि मार्केट गिर रहा है, अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। फंडामेंटल्स उतने बहुत चेंज नहीं हुए। यस, वी आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड क्योंकि अपने एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, पर उतना हम लोग का इफेक्ट नहीं है जितना दूसरे कंट्रीज को होगा। सो बिल्कुल। दिस इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल इफेक्ट। तो सेंटिमेंटल इफेक्ट जब है, देन एज अ फंडामेंटल बायर यू शुड गो आउट एंड बाय। आईटी में क्या करें सर? आईटी में भी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आईटी को लेकर के तो बहुत अनसर्टेनिटी है यूएस में। एब्सोल्युटली। जी। पर मैं बोलूंगा आईटी एट दीज लेवल्स जो हम लोगों ने करेक्शन देखा है पोस्ट टैरिफ्स, तो आई मीन एट दीज लेवल्स शायद लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज आईटी भी काफी डिसेंट हो चुका है। द रीजन जो गिरा आईटी इन द लास्ट फ्यू डेज, ये टैरिफ्स के लिए डायरेक्टली नहीं था, क्योंकि आईटी सर्विसेज पे एक्स्ट्रा टैरिफ्स नहीं आए, पर ऐसे अनुमान है कि बिकॉज ऑफ टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा, शायद रिसेशन में जाएगा। दैट इज व्हाट द प्रेडिक्शन हो रहा है बाय नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो यदि रिसेशन में जाता है तो आईटी ऑर्डर्स जो है वो कम हो जाएंगे, हम्म। बिकॉज ऑफ विच आईटी गिरा है। पर आईटी ऑर्डर्स में भी हम लोग देखना पड़ता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। एक जो डिस्क्रिशनरी ऑर्डर है, जो आप डिसाइड कर सकते हो, ये आप मैंने आपको ऑर्डर देना है कि नहीं देना है, आपको खर्चा करने का है कि नहीं खर्चा करने का ऑन आईटी। वेर एज नॉन डिस्क्रिशनरी जो है, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है, टू कीप दैट सिस्टम गोइंग आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो वो ऑर्डर्स तो आते रहेंगे। जो डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स है वो भी फुल्ली तो बंद नहीं होने वाले हैं, स्लो डाउन में थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन होगा। तो आई मीन एज अगेंस्ट दैट जिस हिसाब से आईटी स्टॉक्स गिरे हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस जो 2000 के आसपास था वहां से गिरा 1300। आई मीन 35% फॉल इज नॉट वारंटेड। तो इस लेवल पे यदि अगेन ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यदि आपके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म का होल्डिंग कैपेसिटी है, 1 1.5 2 साल होल्ड करने का कैपेसिटी है, तो इस लेवल पे लेना चाहिए। अगेन 1300 शायद बॉटम नहीं हो इन्फोसिस के लिए, जी। शायद 1150 भी जा सके, पर 1150 में भी आपके पास थोड़ा बहुत कैश रहना पड़ेगा जो आप ले सकते हो नीचे के लेवल। ठीक सर। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ये जो अभी आपने जो कहा कि इकोनॉमिस्ट के बीच में ये बात है कि शायद स्लो डाउन, रिसेशन, इस तरह की बातें हो रही हैं, 2025 से एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि एक तरफ तो ये ट्रेड वॉर का जो चल रहा है वो चल रहा है, चाइना चाइना ने रिटेलिएट करना शुरू किया है। दूसरा ये है कि यूएस तैयारी कर रहा है, वेस्ट एशिया के अंदर ट्रूप्स बढ़ रहे हैं, ईरान को लेकर के जो टसल चल रही है, और क्या अगर वो अगर एक और युद्ध में तब्दील होता है तो क्या कैसे देख रहे हैं आप 2025 को? क्या ये क्राइसिस और बढ़ सकती है फिर? नहीं, क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस थोड़ी बहुत बढ़ सकती है यहाँ से। यदि वॉर होता है तो क्लियरली क्राइसिस तो बढ़ेगी। पर हम लोग ने ये देखा है कि लास्ट 2-3 जो वॉर्स हुए हैं, वो मोरलेस लोकलाइज्ड हुए हैं। इनिशियली इफेक्ट होता है, ग्लोबल इफेक्ट आता है, ग्लोबल मार्केट्स पे इफेक्ट गिरता है, पर उसके बाद ज्यादातर लोकलाइज हो जाता है। जो हमने देखा है, इसराइल का देखा है, उसके पहले रशिया यूक्रेन का देखा है, अभी भी चल रहा है। पर उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ रहा है एज इट वाज 2 years बैक, जब वॉर्स शुरू हुए थे। उस वक्त इमीडिएट लाइक निजक रिएक्शन आएगा, पर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। पर 2025 का यदि फुल कैलेंडर ईयर का बात करते हैं, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर द स्टॉक मार्केट्स। जो क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 4 साल में पैसा बनाना इतना इजी हो गया था, प्रॉफिट बनाना इतना इजी हो गया था, दैट यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग और 2-3 दिन में, 5 दिन में आपका रिटर्न्स काफी अच्छे आ रहे थे। वो इस साल शायद होने वाला नहीं है। आपको काफी थका देगा, ये मार्केट काफी थका देगा। तो ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होगा। पर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में जो आपको लगा था कि मार्केट्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो इस लेवल पे आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। तो लेके रखना चाहिए और पेशेंस रहना चाहिए। धैर्य रखना जो है इस समय बहुत ज़रूरी है। सर, अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्रूड के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये क्या और ज़्यादा, बहुत लोग कह रहे हैं अब ये 55-50 की भी बातें होने लगी हैं, क्या आपको वहाँ तक क्रूड जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
क्योंकि ख़ास तौर से ओपेक देशों की तरफ से क्या सपोर्ट आएगा, या फिर वो प्राइसेस को संभाल नहीं पा रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं क्रूड की कीमतों को, प्लस उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम ओएमसीज कंपनी को देखें तो क्या ये सही टाइम है उनमें पैसे लगाने का, खास तौर देखिए, से कल की एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद? उससे थोड़ा सा मूड खराब हुआ है जी। क्योंकि देखिए, क्रूड तो यहाँ से और भी शायद करेक्ट होगा, क्योंकि यदि हम लोग स्लो डाउन का बात करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड टैरिफ्स, श्योरली क्रूड यहाँ से कम हो सकता है, विच अगेन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का। एंड एट द सेम टाइम हमने देखा है कि बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस भी कम हुए हैं, वो भी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और यदि ओएमसीज का बात करते हैं, नॉर्मली यदि क्रूड कम होता है और रिटेल प्राइसेस कम नहीं करते हैं गवर्नमेंट, देन इट इज पॉजिटिव। पर उसके साथ यदि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाता है, क्योंकि अभी कल उन्होंने 2 रुपया बढ़ाया है विदाउट इंक्रीजिंग द रिटेल प्राइसेस, तो ये 2 रुपया जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है, दैट विल गो आउट फॉर द ओएमसीज पॉकेट। तो सिमिलरली यदि आगे जाके भी यदि और भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने लगाया है, दिस इज बेसिकली टू बी यूज्ड इन इंफ्रा ग्रोथ, विच ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, नो डाउट, पर ओएमसीज के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव है। और अभी काफी हाई कॉस्ट इन्वेंट्रीज भी होल्ड कर रहे हैं ओएमसीज। तो मुझे लगता है नहीं कि एटलीस्ट फॉर फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स उनके अर्निंग्स उतने शायद खास ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन। पर लॉन्गर टर्म में पॉसिबली आफ्टर अ क्वार्टर और टू, आई थिंक वन कैन लुक एट ओएमसीज यदि ऑयल प्राइसेस कभी भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्साइज ड्यूटी अभी अभी जो 2 रुपया बढ़ाया है, शायद और एक 2 या 4 रुपया बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जी सर, ये डिफेंस और रेलवे पे क्या व्यू है? डिफेंस और रेलवे दोनों में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है। फ्राइडे को भी 16,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर जो है नए नए प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। डिफेंस में 60,000 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स को मंजूरी दी गई है। क्या ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि थोड़े से रिसेशन प्रूफ या स्लो डाउन प्रूफ हो सकते हैं? आपका क्या व्यू है अभी इन दो सेक्टर्स को लेकर के? नहीं, ये तो क्लियरली आई थिंक दे आर स्लो डाउन प्रूफ और रिसेशन प्रूफ, क्योंकि यहाँ तो स्पेंडिंग बढ़ते जाता है। पर जिस हिसाब से ये स्टॉक्स चले हैं लास्ट 1.5-2 साल में, अभी भी मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी थोड़े बहुत एक्सपेंसिव है। माने जितने एक्सपेंसिव थे 6 महीना पहले, उससे तो चीपर हो चुके हैं, पर वैल्यूएशन वाइज स्टिल दे आर एक्सपेंसिव। तो अभी भी मैं शायद वेट करूंगा। रेलवेज में शायद एक दो स्टॉक्स ही हो जहाँ पे शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रहा है। आई थिंक वन शुड वेट। जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूंगा समथिंग लाइक अ टिटागर वैगन, वहां पे जो करेक्शन देखा है वैल्यूएशन वाइज, आई थिंक इट्स कम टू डिसेंट लेवल्स। पर बाकी सब स्टॉक्स अभी भी मुझे थोड़े बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। मैं शायद और एक क्वार्टर वेट करूंगा। एक क्वार्टर और वेट करेंगे। सर, अभी के लिहाज से अगर हम देखें तो अभी आपको कौन से ऐसे सेक्टर लगा दिखाई दे रहे हैं जहां पर अगर ये जो सिचुएशन है वो आगे एक्सटेंड होती है तब भी आपको थोड़े से सेफ दिखाई देते हैं? कौन से सेक्टर्स में अभी भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अभी बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर्स और ट्रेड टैरिफ्स, एक नया जो थीम आएगा प्ले आउट इज मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया। तो बेसिकली आई मीन मेक लोकल एंड सेल लोकल। तो उसमें काफी आपके जो कंजम्पशन थीम्स है वो शायद चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, सेलिंग इंडिया, एक्सपोर्ट काफी कम है वहां पे। जी। तो आई थिंक दैट इज वन थीम विच विल प्ले आउट वेल। ऑटो थीम अभी भी मुझे लगता है कि इट कैन प्ले आउट डिसेंटली वेल, स्पेशली एचसीवीज एलसीवीज, क्योंकि जिस हिसाब से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे जो फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, जी। again because of the issues which are there globally, government का focus clearly रहेगा to ensure that the economy continues to grow. And I mean if that is the case, तो उनके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, जो ऑलरेडी बजट में है, इट्स एट रिकॉर्ड लेवल्स। बट दे ऑल्सो इंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन हैपेंस फास्टर। तो उससे इकोनॉमी पे काफी अच्छा असर पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच उसका पहला असर जो पड़ता है स्टील, सीमेंट और ऑटो स्पेस पे, जहां पे एचसीवी, एलसीवी एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। पैसेंजर कार्स के सेल्स तो वैसे भी ठीक ठाक ही है, इट्स इन हाई सिंगल डिजिट्स, लो डबल डिजिट्स। टू व्हीलर सेल्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट्स होते हैं यूएस के लिए।
पर भी मैं बोलूँगा दैट द इफेक्ट विल नॉट बी टू हाई, दो सेंटिमेंटल इफेक्ट रहेगा ऑटो एंसिलरीज पे। ठीक है। स्पेशलिटी केमिकल्स इज द अदर स्पेस जहां मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पे हम लोग का जो कंपटीशन है वो चाइना से है, हम्म। और जिस हिसाब से इश्यूज हो रहे हैं चाइना के साथ, अभी 50% टैरिफ्स का बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज पे, जिन्होंने उनके कैपेसिटीज लाइक वर्ल्ड क्लास कर चुके हैं लास्ट 4-5 साल में, क्योंकि इसका पहला बात हुआ था पोस्ट कोविड, चाइना प्लस वन का बात हुआ था पोस्ट कोविड। तो उस वक्त से अभी तक उन्होंने काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। सो दैट इज वन स्पेस वेयर मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जी। एंड द अदर वन वुड बी क्लियरली बी टेक्सटाइल्स, क्योंकि कंपेयर टू बांग्लादेश आई थिंक टुडे वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। तो टेक्सटाइल स्पेस से भी काफी अच्छी उम्मीद है। चलते चलते सर कुछ नाम भी लेना चाहेंगे क्या, अगर आप लेना चाहें तो? नाम मैं शायद उतना नहीं ठीक है, लूंगा। कोई बात नहीं। हाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, थैंक यू, इस धन्यवाद। वोलेटाइल मार्केट में अपना समय दे करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू, सर आपका, थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद।